गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज हम वेक्टर के फोर्थ लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। अगर लास्ट टाइम पे बात करें बेटा, तो हमने आपको क्या बताया था कि अगर दो वेक्टर ए और बी हों तो उनका जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो किसके बराबर होता है? दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट ए डॉट बी होता है ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड कॉस थीटा, ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड कॉस थीटा। और डॉट प्रोडक्ट कैसा प्रोडक्ट होता है? इससे हमको वेक्टर क्वांटिटी मिलती है कि स्केलर क्वांटिटी। आप देख रहे हो यहाँ पे ये क्या है बेटा? स्केलर। ये भी क्या है? स्केलर। और ये भी कोई ना कोई वैल्यू है। तो यहाँ पर जो हमको क्वांटिटी मिलती है डॉट प्रोडक्ट से, वेक्टर क्वांटिटी की स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी, इसलिए इस प्रोडक्ट को हम क्या बोलते थे? स्केलर प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं बेटा? स्केलर प्रोडक्ट। ठीक है। और हमने बहुत सारी आपको इसमें बातें सिखा दी थी। मैंने ये भी बता दिया था कि कभी भी अगर आपको दो वेक्टर उनका डॉट प्रोडक्ट लेना हो तो आई का आई से डॉट करिए, जे का जे से और के का के से। और बहुत सारे क्वेश्चन, 2-3 क्वेश्चन हमने आपको कराया था जिसमें हमने वेक्टर्स का क्या किया था बेटा? डॉट प्रोडक्ट किया था। क्या किया था बेटा? डॉट प्रोडक्ट। क्लियर है? अब चलो आगे बात करते हैं। अब अगर ध्यान से देखो, ए डॉट बी बराबर होता है ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड कॉस थीटा, ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड कॉस थीटा। जहाँ पे थीटा क्या होता था? वेक्टर ए और बी के बीच का कौन सा होता है? स्मॉलर एंगल। जब वो कैसे होते हैं? जब वो आउटवर्ड डायरेक्शन में होते हैं। कैसे होते हैं बेटा? आउटवर्ड डायरेक्शन में। क्लियर है यहाँ तक? अब अगर ध्यान देखो, अगर दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल 90 हो, क्या हो बेटा? अगर थीटा की वैल्यू क्या हो? 90 हो, तो क्या होगा सोचो। इन केसेस की चर्चा कर देना बेटा। ठीक है। तो क्या दो वेक्टर्स के बीच का एंगल अगर हम चेंज करेंगे तो क्या डॉट प्रोडक्ट का मान चेंज करेगा? ऑब्वियस सी बात है। तो सबसे पहला केस हम बात करते हैं, केस नंबर फर्स्ट। इफ थीटा इज जीरो, थीटा क्या हो बेटा? 0 डिग्री है। या आप कहना चाहो कि वेक्टर ए और वेक्टर बी क्या हो? एक दूसरे के पैरेलल हो। अगर दोनों वेक्टर एक दूसरे के पैरेलल होंगे तो बताओ डॉट प्रोडक्ट की वैल्यू क्या होगी? यहाँ पे देखिए बेटा, तो कहोगे सर ए डॉट बी बराबर क्या होगा? ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड और कॉस जीरो की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। इसका मतलब ए डॉट बी बराबर क्या होता है बेटा? ए बी के। किसी बराबर होगा? ए बी के। दूसरा केस कर लेते हैं बेटा। इफ थीटा का मान कितना होगा बेटा? अगर थीटा की वैल्यू 90 हो जाए, क्या हो जाए बेटा? 90 हो जाए, तो क्या होगा बेटा कंडीशन? तो इसका मतलब वेक्टर ए और वेक्टर बी एक दूसरे के क्या हो जाएंगे? परपेंडिकुलर। तो अगर दो वेक्टर्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे तो उनके डॉट प्रोडक्ट की वैल्यू क्या होगी बेटा? वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर क्या होगा? ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड कॉस 90। कॉस 90 की वैल्यू क्या होती है? 0। क्या होता है बेटा? तो इसका मान क्या होगा बेटा? 0। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए बेटा कि अगर दो वेक्टर्स के बीच का एंगल क्या है बेटा? 90 है। मतलब अगर दो वेक्टर्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं तो उनके डॉट प्रोडक्ट की वैल्यू हमेशा क्या होती है? 0 होती है। क्या होती है? 0 होती है। ये बात ध्यान रखिएगा आप लोग। ठीक है। केस नंबर थर्ड की बात करते हैं। इफ थीटा इक्वल टू 180 डिग्री, थीटा की वैल्यू क्या है बेटा? 180 डिग्री। दैट इज, क्या वेक्टर ए और वेक्टर बी पैरेलल की एंटी पैरेलल? एंटी पैरेलल। वेक्टर ए इज एंटी पैरेलल टू वेक्टर बी। अगर वेक्टर ए वेक्टर बी की क्या हो बेटा? एंटी पैरेलल हो तो थीटा की वैल्यू क्या होगी? 180। और हम जानते हैं कॉस 180 की वैल्यू क्या होती है? क्या -1 होती है कि नहीं बेटा? तो ध्यान से बताइए, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का मान कितना होगा? क्या -ab होगा कि नहीं? क्या हो जाएगा बेटा? -ab। इसका मतलब जो हमारा डॉट प्रोडक्ट होगा इसकी वैल्यू प्लस भी हो सकती है, माइनस भी हो सकती है और 0 भी हो सकती है। क्या ये बात क्लियर रखेंगे? ठीक है बेटा। तो जो ए डॉट बी होता है इसकी वैल्यू प्लस भी हो सकती है, माइनस भी हो सकती है, 0। चूंकि ये सारा खेल किस पे डिपेंड करता है? थीटा पे। चूंकि ए और बी तो हमारे हमेशा पॉजिटिव होंगे, लेकिन कॉस थीटा की वैल्यू प्लस भी हो सकती है और माइनस भी हो सकती है। तो डॉट प्रोडक्ट की वैल्यू प्लस भी हो जाएगी, अब प्लस भी हो सकती है और माइनस भी हो सकती है और 0। और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या याद रखेंगे बेटा कि अगर दो वेक्टर एक दूसरे के क्या है? परपेंडिकुलर है। क्या है? परपेंडिकुलर है। तो क्या होगा बेटा? उनका डॉट प्रोडक्ट हमेशा क्या होगा? 0 होगा। क्या होगा? 0। याद रहेगी बेटा ये सारी बातें। ठीक, हटाएं इसको। ठीक है, रफ करते हैं बेटा, नोट कर लीजिए आप लोग। तो ये सारी बातें क्लियर है। ठीक है। तो इसका मतलब अगर कभी भी हमको अगर शो करना है कि दो वेक्टर्स अगर परपेंडिकुलर हैं कि नहीं, तो क्या करना चाहिए बेटा? उनका डॉट प्रोडक्ट क्या करना चाहिए? 0 शो कर दो। क्या कर दो? 0। अगर डॉट प्रोडक्ट 0 होगा तो क्या हो जाएंगे वो दोनों वेक्टर? हमेशा क्या होंगे? परपेंडिकुलर होंगे। क्या होंगे? परपेंडिकुलर। यहाँ तक सही है बेटा। ठीक, अगली बात समझते हैं। अगली बात को थोड़ा क्लियर करते हैं बेटा। देखो अभी हमने सीखा ए डॉट बी बराबर क्या होता है बेटा? ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड कॉस थीटा। तो देखो सारा खेल क्या थीटा पे ही डिपेंड करेगा कि नहीं? किस पे डिपेंड करेगा? थीटा पे। अगर कॉस थीटा पॉजिटिव तो डॉट प्रोडक्ट पॉजिटिव, अगर कॉस थीटा नेगेटिव तो डॉट प्रोडक्ट नेगेटिव। तो ध्यान से बताओ, अगर यहीं पे हम थोड़ी चर्चा कर लेते हैं केस नंबर फर्स्ट। इफ वो थोड़ी वहाँ पे स्पेशल केस था बेटा कि 0 हो, 90 हो, 180 हो तो क्या होगा। अब यहाँ पे थोड़ी हम बात कर रहे हैं कि कब डॉट प्रोडक्ट पॉजिटिव होगा, कब नेगेटिव। अच्छा बताओ, अगर इफ थीटा इज एक्यूट एंगल, कैसा एंगल हो बेटा?
अगर थीटा आपका एक्यूट एंगल हो दैट इज कहाँ से कहाँ बेटा, क्या 0 से 90, 0 से 90 के बीच में होंगे। अगर बताओ थीटा की वैल्यू अगर एक्यूट होगी मतलब 0 से 90 के बीच में, 0 से 90 के बीच में होगा, तो ध्यान से बताइए कॉस थीटा की वैल्यू पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव। अब याद कीजिए 0 से 90 मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट, और हम जानते हैं जो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है उसमें कॉस की वैल्यू क्या होती है बेटा, पॉजिटिव होती है। अगर कॉस पॉजिटिव तो जो बताओ ए का मैग्नीट्यूड, किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमेशा पॉजिटिव होता है, तो ए भी पॉजिटिव है, बी पॉजिटिव, और कॉस की वैल्यू भी क्या होगी, पॉजिटिव। इसका मतलब डॉट प्रोडक्ट का मान हमेशा कैसा होगा बेटा, पॉजिटिव। इसका मतलब ए डॉट बी की वैल्यू क्या होगी बेटा, ग्रेटर देन 0। इसका मतलब अगर वेक्टर्स के बीच का एंगल कैसा होगा बेटा, एक्यूट होगा, मतलब 0 से 90 के बीच में होगा, तो उनका डॉट प्रोडक्ट हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। क्या होगा, पॉजिटिव। और दूसरा केस, इफ थीटा, ठीक है, इफ थीटा इज ऑब्ट्यूज एंगल, कैसा एंगल होगा बेटा, अगर थीटा आपका ऑब्ट्यूज एंगल हो तो क्या होगा बेटा, अगर थीटा आपका ऑब्ट्यूज एंगल होगा दैट इज, ऑब्ट्यूज मतलब कौन सा, जो क्या होगा 90 से बड़ा हो और 180 से छोटा। क्या 90 से 180 बेटा। अब बताओ अगर थीटा की वैल्यू ऑब्ट्यूज होगी मतलब 90 से 180 के बीच में लाई करेगी, तो कॉस थीटा बताओ क्या होगा, बताओ 90 से 180 मतलब सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस की वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव की नेगेटिव, नेगेटिव होगा। इसका मतलब दो वेक्टर्स का जो डॉट प्रोडक्ट होगा उसकी वैल्यू क्या होगी बेटा, नेगेटिव होगी। क्या होगी, नेगेटिव। क्या ये बात ध्यान रखेंगे आप लोग कि ए डॉट बी कब पॉजिटिव होता है और कब ए डॉट बी नेगेटिव होता है। क्लियर है यहाँ तक बेटा। तो ये सारा खेल एंगल्स का है, किसका है, अगर थीटा ऑब्ट्यूज होगा तो ए डॉट बी कैसा होगा, नेगेटिव होगा, और एक्यूट होगा तो कैसा होगा बेटा, पॉजिटिव होगा। क्या होगा, पॉजिटिव। क्लियर है यहाँ तक सबको बेटा। ठीक, आगे बढ़े। ठीक, रफ कर, ठीक है, इसको रफ करें, नोट कर लीजिए आप लोग, स्क्रीन पॉज करके आराम से नोट कर लीजिए बेटा। ठीक है, आगे बढ़े हम लोग। तो ये तो बात हम लोग को क्लियर होगी कि कब आपका डॉट प्रोडक्ट पॉजिटिव होगा और कब क्या होगा, नेगेटिव होगा। क्लियर। अब डॉट प्रोडक्ट का बेसिकली हम यूज क्या करते हैं बेटा, अगर दो वेक्टर्स हमारे को दिए गए हैं, क्या है, दो वेक्टर्स अगर दिए हैं, ठीक है, तो उनके बीच का एंगल भी हम निकाल सकते हैं। इसका यूज करके हम क्या निकाल सकते हैं, दो वेक्टर्स के बीच का एंगल भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो लिखो, चाहे आप हेडिंग ही डाल लो, टू फाइंड एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, बिटवीन टू वेक्टर्स। तो दो वेक्टर्स के बीच का देखते हैं एंगल कैसे निकालते हैं बेटा। ठीक है, टू वेक्टर्स। क्लियर। तो इस बात को हम समझते हैं कि दो वेक्टर्स के बीच का एंगल हम कैसे निकालेंगे। तो अगर सिंपल सी बात समझिए, बताइए ए डॉट बी बराबर होता क्या है, वेक्टर ए डॉट बी बराबर होता है ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड कॉस थीटा। सो जो थीटा किसके बीच का एंगल होता है, क्या ए और बी के बीच का एंगल होता है कि नहीं, तो बताओ यहाँ से कॉस थीटा का मान कितना आएगा, क्या कॉस थीटा का मान आएगा ए का मैग्नीट्यूड इंटू बी का मैग्नीट्यूड, सॉरी वेक्टर ए डॉट बी अपान क्या ए का मैग्नीट्यूड इंटू बी का मैग्नीट्यूड आएगा कि नहीं। क्या ये फार्मा निकल के आएगा कि नहीं, तो बस यही फार्मा याद रखना है, सिंपल सा, कि कभी भी दो वेक्टर्स के बीच का एंगल निकालना होगा तो फिर कॉस थीटा बराबर क्या होगा बेटा, उन दोनों वेक्टर का पहले डॉट प्रोडक्ट करिए अपान उनके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दीजिए, तो क्या आ जाएगा बेटा हमारा, हम उस उन दोनों वेक्टर्स के बीच का जो एंगल होगा उसकी कॉस की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, यहाँ से हम थीटा का मान निकाल सकते हो। थीटा क्या है, इन दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल। क्लियर है बेटा। तो दो वेक्टर्स के बीच का एंगल अगर हमको निकालना कभी भी होगा तो हम डॉट प्रोडक्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सीधे याद रखना, कॉस थीटा बराबर क्या होता था, उन दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करेंगे और उनके मैग्नीट्यूड से हम डिवाइड कर देंगे, तो क्या आ जाएगा बेटा, सीधे हमारे को दोनों वेक्टर के बीच का एंगल मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, एंगल। क्लियर है यहाँ तक बेटा। ठीक है, तो इस पर रिलेटेड एक क्वेश्चन कर लेते हैं, नोट कर लीजिए आप इसको। ठीक, तो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग। देखिए बेटा, देखिए इस पे क्वेश्चन क्या है बेटा, हमने कह दिया फाइंड, क्वेश्चन क्या है, फाइंड एंगल बिटवीन वेक्टर्स, वेक्टर क्या क्या है बेटा, एक है बेटा आई कैप प्लस जे कैप, और दूसरा क्या होगा बेटा, दूसरा है मान लीजिए जे कैप प्लस के कैप। मान लीजिए ये आपके पास दो वेक्टर्स हैं, इनके बीच का क्या निकालना है, एंगल्स निकालना है। क्या निकालना है, एक सिंपल क्वेश्चन ले रहा हूँ आपको, बस मेरे को आइडिया सिखाना है सिंपल सा, बाकी तो आपको बात क्लियर हो जाएगी। तो आपको क्या है, दो वेक्टर्स दिया है बेटा, एक आई कैप प्लस जे कैप, दूसरा है जे कैप प्लस के कैप, इनके बीच का क्या निकालना है, एंगल निकालना है। क्या निकालना है, एंगल। तो बताओ एंगल निकालने का तरीका हम क्या जानते हैं बेटा, कि दो वेक्टर्स के बीच का जो एंगल होगा उसकी कॉस की जो वैल्यू होती है क्या होता है, पहले इन दोनों वेक्टर्स का क्या करेंगे बेटा, डॉट करिए। क्या करिए बेटा, डॉट करिए, अपान क्या करेंगे बेटा, क्या इनके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करोगे नहीं बेटा, तो पहले वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू क्या दूसरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड, भाई दोनों वेक्टर को डॉट करिए, उनके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दीजिए। तो ध्यान से बताइए, डॉट प्रोडक्ट आना है ना, आई का आई से, तो यहाँ पे आई क्वेश्चन है नहीं, जीरो है ना बेटा,
तो आई का आई से जब डॉट करेंगे तो क्या जीरो आएगा, क्योंकि है ही नहीं यहाँ पे। क्या जे का जे से डॉट, बताओ जे कोएफिशिएंट 1 है, यहाँ भी 1, तो 1 इंटू 1 1, और जे डॉट क्या होगा 1, और के का यहाँ कोई कोएफिशिएंट है क्या, नहीं, यहाँ पर है, तो क्या होगा बेटा, डॉट प्रोडक्ट जीरो होगा। तो केवल बताओ आई का है नहीं तो आई का जीरो हो जाएगा, के का भी जीरो, केवल जे का ही डॉट प्रोडक्ट हो पाएगा ना। तो बताओ जे डॉट जे कितना आएगा, ऊपर केवल 1 आएगा। आई का कोएफिशिएंट क्या होगा बेटा, क्योंकि यहाँ पर आई का कोएफिशिएंट नहीं है, इसलिए आई का आई से जब डॉट करेंगे तो उसका मान क्या हो गया, जीरो, क्योंकि वहाँ पे जीरो कुछ नहीं, मतलब जीरो कोएफिशिएंट है ना उसका। ऐसे ही के का सेम, तो के का भी जीरो होगा, तो केवल किसका आएगा बेटा, केवल जे का जे से ही डॉट हो पाएगा, तो उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, जे डॉट जे का मान क्या होता है 1 होता है, क्या होता है। अब बताओ इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, क्या √2 होगा, सबको आता है, इंटू इसका भी क्या होगा √2। तो बताओ कॉस थीटा की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई 1/2, और कॉस थीटा की वैल्यू 1/2 कहाँ होती है, 60 डिग्री, किस पे होती है बेटा। तो इसका मतलब समझ में आ गया कि इन दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल कितना है, 60 डिग्री है, कितना है 60 डिग्री। बेटा यहाँ पे ध्यान दीजिए कि मैंने बताया था किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालने के लिए क्या होता है बेटा, अंडर रूट में आई के कोएफिशिएंट का होल स्क्वायर प्लस जे कोएफिशिएंट का होल स्क्वायर प्लस के कोएफिशिएंट का होल। तो आई कोएफिशिएंट क्या है 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1, तो √2 आया ना, ऐसे ही यहाँ भी √2। क्लियर बेटा। तो इस तरह से हमने क्या किया, दो वेक्टर्स के बीच का एंगल आसानी से हम निकाल सकते हैं। यहाँ तक सही बेटा। चलो आगे बढ़े, रफ करें इसको। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आप कर सकते हो, ठीक। तो इस तरह से हम दो वेक्टर्स के बीच का एंगल आसानी से निकाल लेंगे। अब बात करते हैं इसकी प्रॉपर्टी, थोड़ी सी क्या बात कर लेंगे बेटा, इसकी प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। तो हम लोग थोड़ी प्रॉपर्टी की चर्चा कर लेते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, सिंपल सिंपल बातें फटाफट देख लेते हैं बेटा। तो पहली प्रॉपर्टी क्या है बेटा, पहली, अगर कोई भी वेक्टर है उसको उसी से डॉट किया जाए तो क्या हो जाएगा बेटा, सोचो। अगर मान लो कोई वेक्टर ए है, उसको अगर उसी से डॉट किया जाए तो क्या लिखोगे, क्योंकि सर ए का मैग्नीट्यूड ए इंटू ए का मैग्नीट्यूड ए, इनके बीच का एंगल कितना होगा, जीरो। भाई दोनों वेक्टर एक ही है तो इनके बीच का एंगल क्या होगा, जीरो। तो कॉस जीरो का मान क्या होगा 1 होगा कि नहीं बेटा। तो क्या बोलोगे, क्या ए का मैग्नीट्यूड इंटू ए का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस जीरो क्या ए स्क्वायर आएगा कि नहीं बेटा, क्या आएगा बेटा। इसका मतलब अगर दो सेम वेक्टर्स का अगर हम डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो क्या उसके मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर देगा कि नहीं, उसके मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर। इसको चाहे बेटा आप ऐसे भी लिख सकते हैं, इसके मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर, या आप इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो ए स्क्वायर। दोनों का मतलब एक ही होता है, चाहे उसके मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर बोलो चाहे ए स्क्वायर। ए मतलब होता है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, क्लियर है। तो एक मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, तो ये बात आपको समझ में आनी चाहिए कि वेक्टर ए डॉट ए बराबर क्या होगा ए स्क्वायर, क्लियर। दूसरी बात क्या है बेटा, ए डॉट बी कहिए चाहे बी डॉट ए, इनके मान हमेशा बराबर होते हैं। क्या होते हैं बेटा, क्योंकि इनमें कोई डायरेक्शन तो होता ही नहीं कि डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, ऐसी कोई बात तो है ही नहीं। सोचो ए डॉट बी की वैल्यू क्या होती है, ए बी कॉस थीटा, बी डॉट की ए की वैल्यू भी क्या होगी बी ए कॉस थीटा। अरे बी ए कॉस थीटा चाहे ए बी कॉस थीटा, क्या दोनों मान सेम होगी कि नहीं बेटा। तो ए डॉट बी की वैल्यू होगी ए बी कॉस थीटा और बी डॉट ए का मान क्या होगा बी ए कॉस थीटा। तो ध्यान से देखिए, चाहे बी ए कॉस थीटा बोलिए चाहे ए बी कॉस थीटा, प्रोडक्ट है ना बेटा, तो क्या सेम होंगे कि नहीं बेटा, सिंपल, ठीक है। थर्ड आते हैं। अच्छा, अगर आपको ऐसे दे दिया जाए वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस सी, इसकी वैल्यू क्या होगी बेटा। तो सिंपल सा डॉट प्रोडक्ट में ऐसा तो ऑर्डर तो मैटर करता नहीं बेटा, आराम से करिए जैसे जैसे आप प्रोडक्ट करते हैं। ए का पहले बी से डॉट ले लीजिए, कैसे करेंगे बेटा, ए का पहले बी से डॉट कर लीजिए, प्लस बीच में आया ना प्लस, ए का किससे करेंगे आप सी से डॉट कर लीजिए, सिंपल सा जैसे आप करते हो वैसे ही हम कर लेंगे यहाँ पर, ए का सी से डॉट, क्लियर है ना बेटा। अच्छा, अगर इस बात को समझ पा रहे हो तो चौथा बताइए, अगर मैंने कह दिया वेक्टर ए प्लस बी डॉट वेक्टर सी प्लस डी, क्या इस डॉट प्रोडक्ट को आप लिख सकते हो कि नहीं, सोचिए बेटा कैसे। सर ए का सी से डॉट करेंगे, अभी ए का कर लेते हैं बेटा, ए का सी से डॉट फिर ए का डी से डॉट, जैसे करते हैं हम लोग। तो क्या लिखोगे, ए का पहले सी से डॉट कर लीजिए प्लस, क्योंकि ऑर्डर में कोई दिक्कत तो है नहीं, चाहे सी डॉट ए लिखो चाहे ए डॉट सी, दोनों बराबर होते हैं। ए का हमने सी से डॉट कर लिया, प्लस आ रहा है, प्लस ए का डी से डॉट, ए का डॉट किससे कर लेंगे बेटा डी प्लस। अब बताओ क्या बी का सी से करेंगे डॉट प्रोडक्ट, तो बी का सी से डॉट और फिर डी का डी से डॉट कर लेंगे बेटा, क्लियर, सिंपल सी बात इसमें लीजिए। क्या यहाँ तो बात समझ में आ रही है सबको आसानी से। तो डॉट प्रोडक्ट करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आसानी से जैसे हम करते हैं डॉट, क्योंकि इसमें ऑर्डर मैटर करता नहीं है, ऑर्डर चाहे ए डॉट बी बोली चाहे बी डॉट ए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ना है, तो आराम से इसकी वैल्यू आप निकाल सकते हैं। अच्छा, इस बात को समझ तो अगला समझिए, अगर मैं बोला वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इसका होल स्क्वायर, तो सोचो ध्यान से बताओ स्क्वायर का मतलब क्या होगा, क्या वेक्टर ए प्लस बी डॉट वेक्टर ए प्लस बी, वेक्टर ए प्लस बी डॉट वेक्टर ए प्लस बी, क्लियर है। इसका मतलब क्या, इसको मैं ऐसे ही बोल सकता हूँ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर। सर ये कहाँ से आ गया, तो आपको याद करो मैंने बताया था कि किसी भी वेक्टर का याद है दो बार डॉट लगे तो क्या उसके मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर आता है कि नहीं बेटा। तो इसी को क्या बोलोगे ए प्लस बी डॉट ए प्लस बी, ए प्लस बी डॉट
ए प्लस बी, तो क्या ए प्लस बी के मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर आएगा कि नहीं बेटा? तो ध्यान से बताइए इसका मान कितना होगा, सोचो यहीं पे सोचो, डैट समझो बेटा, ए प्लस बी का क्या ए प्लस बी से मल्टीप्लाई करेंगे नहीं, तो क्या आएगा बेटा, ए के मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर प्लस बी के मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ क्या वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी होता है कि नहीं, 2 टाइम्स ऑफ वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। क्या क्लियर हो रही है सबको बात बेटा? अच्छा, इस बात को थोड़ा सा अलग से हम मल्टीप्लाई करके आपको दिखा देते हैं बेटा, थोड़ा इसको क्लियर कर लीजिए। वेक्टर ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, वेक्टर ए प्लस बी डॉट वेक्टर ए प्लस बी, क्या यही होगा कि नहीं बेटा? देखिए तो बताओ, ए का ए से डॉट क्या ए के मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर प्लस ए का बी से डॉट ए डॉट बी, देख लीजिए सब लोग बेटा, प्लस बी का ए से डॉट क्या बी डॉट ए ना, क्या होगा बेटा बी डॉट ए, और बी का बी से डॉट क्या होगा बी के मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर। अब हम जानते हैं चाहे ए डॉट बी बोलिए चाहे बी डॉट ए, क्या दोनों बराबर होते हैं कि नहीं बेटा? तो क्या यहाँ से निकल के आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी, ए के मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर प्लस बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। क्या समझ में आ रहा है बेटा कैसे आया? उस चीज़ को मैंने यहाँ लिखा। अगर इस बात को आप समझ पा रहे हो तो लगे हाथ इसका भी बता दीजिए बेटा कि वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी इसका होल स्क्वायर क्या होगा। तो सोचो क्या इसको ऐसे ही बोल सकते हैं ना, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी इसके मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर, तो बराबर क्या होगा बेटा, क्या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। क्या क्लियर है यहाँ तक बेटा? ठीक है, आराम समझते चलिए हर बात को। ठीक है, तो पांचवें वाले प्रॉपर्टी को मैंने वहाँ पे आपको मल्टीप्लाई करके आराम से समझाया बेटा। ठीक है, तो ये समझ में आ गया सबको बेटा, इसको रफ करें। ठीक, यहाँ तक सही है। तो छठी प्रॉपर्टी भी आपको समझ में आ रही है। अब बात करते हैं सातवीं। ठीक है ना, सातवीं क्या है बेटा? सोचो अगर मैं ऐसे लिखूँ, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, तो बताओ इसका मान किसके बराबर होगा, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इन डॉट वेक्टर ए माइनस वेक्टर, क्या इसकी वैल्यू क्या ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर होगी कि नहीं बेटा? एकदम, आप चेक कर लीजिए इसको बेटा, सही है बेटा। तो क्या ये सब चीज़ें हम अप्लाई कर पा रहे हैं कि नहीं, देख रहे हैं आप लोग? ठीक है, एक और प्रॉपर्टी लिख दे रहे हैं, आठवीं प्रॉपर्टी। ठीक है, आप समझिए कि बेसिक बेसिक चीज़ें ये सब अप्लाई हम आसानी से कर लेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं। जैसे कह दिया वेक्टर बी प्लस एक वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी, इसका होल स्क्वायर क्या होगा? देखिए ध्यान से कैसे लिखेंगे बेटा, कहोगे सर ए के मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर प्लस बी के मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर प्लस सी के मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस 2 टाइम्स ऑफ वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी, याद है बेटा, प्लस 2 टाइम्स ऑफ वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए। तो ये इसकी वैल्यू होगी बेटा, क्लियर है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस 2 वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी प्लस 2 वेक्टर सी डॉट वेक्टर। बेटा ये सब बातें रटनी नहीं है, परेशान ना होइए आप लोग, ये सब आपको रटने की जरूरत नहीं है, बस आप समझो कि कैसे लिखा जा रहा है, तरीका समझो, बाकी आपको एकदम सब रिलेटेड है, आसानी से आप लिख लोगे। ठीक है, तो इसका यूज़ करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, सही है? तो हटाए इसको बेटा। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आप प्रॉपर्टी आपको समझ में आ रही है कि डॉट प्रोडक्ट का हम कैसे यूज़ करके चीज़ों को आसान कर सकते हैं, सही है बेटा? तो नोट कर लीजिए सब इसको। ठीक है, स्क्रीन पॉज करके नोट कर लीजिए, हम इसको रफ करते हैं बेटा। यहाँ तक बात सही है एकदम। अच्छा चलो आगे बढ़े हम लोग बेटा। अब ध्यान से देखो, सोचो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इसके मैग्नीट्यूड के होल स्क्वायर की वैल्यू क्या थी, याद करो बेटा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए डॉट बी, यही तो था कि नहीं बेटा? अच्छा ध्यान से बताइए, अगर मैं वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का केवल मैग्नीट्यूड लिखना चाहूँ तो क्या ये इसका स्क्वायर रूट करना पड़ेगा कि नहीं? तो बताओ ये क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए डॉट बी का मान याद है क्या होता था, क्या ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड कॉस थीटा ना, शायद याद करो, ऐसा आपने कहीं पढ़ा था, याद है पैरेललोग्राम लॉ में? अगर दो वेक्टर्स का क्या करते थे बेटा, दो वेक्टर्स का जो रिजल्टेंट होता था उसका मैग्नीट्यूड जो होता था, क्या यही आता था कि नहीं, आर बराबर अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। तो आर क्या होता था, दोनों वेक्टर्स का रिजल्ट, मतलब वेक्टर सम क्या होता था, वेक्टर सम का मैग्नीट्यूड। ऐसे बताओ अगर दो वेक्टर का मैं डिफरेंस लूँ, क्या ले लूँ बेटा, डिफरेंस, इसका अगर मैग्नीट्यूड लिखूँ तो क्या होगा, सेम बताओ, सेम तरीके से जो भी आप बताओ, क्या यहाँ पे -2ab हो जाएगा कि नहीं बेटा? तो आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्या -2ab cos थीटा होगा कि नहीं बेटा? क्या होगा, -2ab। क्या इस रिजल्ट को ध्यान रखिए, आ जाता है। ठीक है, सिंपल सा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं, क्योंकि हमने दो वेक्टर का सम तो बता दिया था, डिफरेंस, तो डिफरेंस भी बेसिकली सम ही होता है, माइनस करके जोड़ना, क्लियर? तो सामने देख लीजिए, इसकी वैल्यू भी हम ऐसे निकालेंगे। थोड़ी बात समझ में आ रही है बेटा कैसे इसको करेंगे? ठीक है, एक थोड़ा सा इस पर रिलेटेड क्वेश्चन करा दे रहा हूँ, अदरवाइज ज़्यादा बहुत इतना ज़्यादा इस पर क्वेश्चन इतने डिटेल में भी नहीं आते हैं बेटा, बेसिक बेसिक अभी चर्चा ही है। ठीक है, बाकी मैथ में आप लोग इसको काफ़ी डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, 12th में आप लोग पढ़ेंगे, मैथ में काफ़ी चर्चा होगी इसकी। हटाएं इसको बेटा, आप एक बेसिक जानते रहिए वेक्टर के बारे में। ठीक है,
सही है, रफ करें बेटा इसको। चलो तो एक सिंपल सा क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है, इससे रिलेटेड, इन सब प्रॉपर्टीज से थोड़ा रिलेटेड एक क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या है बेटा, एक क्वेश्चन आपको दिया है, गिवन वेक्टर ए कॉमा वेक्टर बी एंड वेक्टर सी आर 3 यूनिट वेक्टर्स। कैसे वेक्टर्स है बेटा, ये आपके यूनिट वेक्टर्स है। यूनिट वेक्टर्स है, इसका मतलब इनके मैग्नीट्यूड क्या होंगे बेटा, 1 है। क्या होंगे, मैग्नीट्यूड 1। तो आपको कह रहा है कि ए बी और सी आपके कैसे यूनिट वेक्टर है एंड वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी ये बराबर क्या है, नल वेक्टर। मतलब इन दोनों वेक्टर का जो सम है वो भी क्या है, नल वेक्टर है। क्या है, नल वेक्टर। तो आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, देन फाइंड एंगल बिटवीन, देन फाइंड एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। अब आपसे क्वेश्चन में बोल रहा है कि वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल निकालें। क्वेश्चन नोट करिए सब लोग बेटा, क्वेश्चन नोट करिए। तो आपसे क्या बोला गया है कि ए बी और सी आपके 3 यूनिट वेक्टर से, मतलब इनका मैग्नीट्यूड क्या होगा, 1, और कंडीशन क्या दी गई है, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी बराबर नल वेक्टर। तो आपको निकालना क्या है इस क्वेश्चन में, आपको वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का क्या निकालना है बेटा, एंगल निकालना है। क्या निकालना है, एंगल। तो कैसे करेंगे, ठीक है, जिनको आता है वो स्क्रीन को पॉज करके बेटा पहले क्वेश्चन ट्राई कर लीजिए, उसके बाद सोल्यूशन देखिए, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं इसको। तो कैसे सॉल्व करेंगे बेटा, सोल्यूशन पे आते हैं थोड़ा। तो ध्यान से देखिए बेटा, क्या दिया है आपको, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी बराबर क्या नल वेक्टर है कि नहीं बेटा। तो ध्यान से बताइए, हम वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी बराबर क्या ऐसे लिख सकते हैं, इस सी वेक्टर को इधर दे दो, क्या माइनस में सी वेक्टर आएगा कि नहीं बेटा। क्योंकि नल वेक्टर में किसी वेक्टर को जोड़ो या घटाने से क्या वही वेक्टर आता है कि नहीं बेटा। यहाँ तक बात क्लियर है सबको एकदम। अब बताओ क्या ये दोनों वेक्टर बराबर हैं कि नहीं बेटा, ये दोनों वेक्टर बराबर है। और हमने पढ़ा है प्रॉपर्टी, अगर दो वेक्टर बराबर हैं तो उनके मैग्नीट्यूड भी बराबर होंगे। तो इसका मतलब क्या, दोनों तरफ क्या हम क्या मैग्नीट्यूड ले ले कि नहीं बेटा, क्या ले ले बेटा, मैग्नीट्यूड ले ले। अच्छा, क्या स्क्वायरिंग भी कर ले, चूंकि मैग्नीट्यूड वाले फॉर्म में याद है बेटा, इसमें अंडर रूट आता था ना बेटा, क्या आता था याद है, अभी पढ़ा हमने, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा आता था। तो यहाँ पे अंडर रूट आता है, तो उसको हटाने के लिए हमने स्क्वायरिंग भी कर लिया। तो हमने क्या किया कि चूंकि ये दोनों वेक्टर बराबर है तो उनके मैग्नीट्यूड भी बराबर होंगे, हमने स्क्वायरिंग भी कर लिया दोनों तरफ। तो ध्यान से बताओ इसका मान क्या आएगा, इसकी वैल्यू आएगी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। और यहाँ पे क्या होगा बेटा, क्या सी के मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर के नहीं। अब ध्यान से आप क्वेश्चन में देखिए, तो ए बी सी कैसे वेक्टर्स है, यूनिट वेक्टर्स है। तो इन सबके मैग्नीट्यूड क्या हो जाएंगे, सब 1 हो जाएंगे नहीं बेटा। मतलब इसका भी मान 1, ये भी 1, ये 2, 1 इंटू 1 क्या 1 हो जाएगा, क्या 2 cos थीटा बराबर ये भी 1। तो 1 ने 1 को मार दिया। तो यहाँ से देखेंगे बेटा क्या बचा, cos थीटा बराबर -1/2, और cos की वैल्यू -1/2 कहाँ पर होती है, 120 डिग्री। तो यहाँ से थीटा की वैल्यू आ गई 120 डिग्री। इसका मतलब वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का कोण कितना है, 120 डिग्री। सोचो अगर इसी क्वेश्चन में कहता आपसे कि बी और सी के बीच का एंगल निकालिए, तो बी सी को इधर रखते और ए को उधर ले जाते, फिर मॉड लेते, दोनों तरफ मैग्नीट्यूड लेते, मैग्नीट्यूड का स्क्वायर करते, सेम क्वेश्चन। ए और सी के बीच बोलता तो ए और सी को इस तरफ रखे, बाकी बी को उधर लेता है, मैग्नीट्यूड करते दोनों तरफ, स्क्वायरिंग करते, सेम आपको ए और सी के बीच का एंगल पता चल जाएगा। तो क्या आसानी से क्वेश्चन आ गया बेटा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है बेटा, कि वेक्टर ए और बी के बीच का एंगल क्या है, 120 डिग्री। कितना है बेटा, 120 डिग्री। क्लियर है यहाँ तक बेटा, ठीक, रफ करें, ठीक। अच्छा, बेसिकली अब थोड़ा आपको बता दें, तो जो डॉट प्रोडक्ट होता है ना, स्केलर और डॉट प्रोडक्ट जो होता है ना, इसकी जो ज्योमेट्रिकल मीनिंग होती है क्या देता है बेटा, ये प्रोजेक्शन देता है। क्या देता है बेटा, प्रोजेक्शन देता है। किसी एक वेक्टर का किसी दूसरे वेक्टर के लॉन्ग क्या देता है, प्रोजेक्शन। ये इसकी क्या होती है बेटा, ज्योमेट्रिकल मीनिंग होती है, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा इसकी चर्चा नहीं करते, क्योंकि अभी आपको इसकी बहुत ज़्यादा चर्चा नहीं पढ़नी है, ठीक है। इसका ज़्यादातर यूज आपके तो मैथ होते में थोड़ा सा होता है बेटा, तो वहाँ पर हम लोग इसको पढ़ेंगे, तो इसकी चर्चा हम लोग यहाँ पे नहीं करते। तो वेक्टर जो डॉट प्रोडक्ट होता है इसकी जो ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होती है, इसकी चर्चा हम यहाँ पे नहीं कर रहे हैं, ठीक है बेटा। और वो है भी नहीं आपके, अभी ये बेसिक आप लोग सीखेंगे अच्छे से, ठीक है ना। उसको मैथ में अच्छे से चर्चा की जाएगी बेटा, ठीक है। तो ये बात हम लोग को समझ में आया बेटा, कि डॉट प्रोडक्ट के बारे में सीख लिया, कैसे निकालते हैं, दो वेक्टर्स के बीच का एंगल निकालना होगा कैसे निकालेंगे, डॉट प्रोडक्ट कैसे निकाला जाता है, ये सब सारी बातें हम लोग को समझ में आ गई। तो अब अगले प्रोडक्ट की बात करते हैं। अगला प्रोडक्ट कौन सा है, दो वेक्टर के बीच का क्रॉस प्रोडक्ट। तो क्या लिखेंगे बेटा, तो दूसरे टाइप का जो प्रोडक्ट हम पढ़ेंगे, क्या क्रॉस प्रोडक्ट बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको हम बोलते हैं क्रॉस, या क्या बोलते हैं, वेक्टर प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं, वेक्टर प्रोडक्ट। तो क्रॉस या वेक्टर प्रोडक्ट के बारे में समझते हैं बेटा, क्या है क्रॉस और वेक्टर प्रोडक्ट। नाम से ही क्लियर हो रहा है। जैसे हमने बताया था ना, स्केलर प्रोडक्ट का डेफिनेशन क्या होता है, अगर दो वेक्टर्स को हम क्या करें बेटा,
दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करने पे कैसे प्रोडक्ट करने पे कैसे क्वांटिटी मिले, वेक्टर की स्केलर स्केलर। तो इस तरह के प्रोडक्ट को हम क्या बोलते हैं, स्केलर प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं, स्केलर प्रोडक्ट। वैसे यहाँ पर भी अगर दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करने पे कैसी क्वांटिटी मिले बेटा, वेक्टर क्वांटिटी मिले। क्या मिले, वेक्टर। तो इस तरह के प्रोडक्ट को हम क्या बोलते हैं, वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट। कैसा प्रोडक्ट, वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट। तो देखिए डिफिनेशन सब लोग बेटा, सही बेटा। तो सब लोग इसकी डिफिनेशन लिखेंगे। इफ द प्रोडक्ट ऑफ, लिखिए सब लोग, if the product of two vector quantities, if the product of two vector quantities gives a scalar quantity, if the product of two vector quantities gives a scalar quantity, sorry, if the product of two vector quantities gives a vector quantity, then that type of product is called वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट, वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट। क्लियर है बेटा। तो डिफिनेशन को मैं दोबारा एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ। इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर क्वांटिटीज गिव्स अ वेक्टर क्वांटिटी, देन दैट टाइप ऑफ प्रोडक्ट इज कॉल्ड क्रॉस प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट। क्लियर यहाँ तक बेटा। तो अगर दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करने में कैसी क्वांटिटी मिले बेटा, वेक्टर क्वांटिटी मिले, तो इस तरह के प्रोडक्ट को हम क्या बोलते हैं बेटा, क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट। क्लियर यहाँ तक बेटा सबको, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हमने बोल दिया कि हमारे पास मान लो दो वेक्टर हैं ए और बी, तो क्या लिखेंगे बेटा, इफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर टू वेक्टर्स। मान लो हमारे पास ये दो वेक्टर्स हैं, ठीक है ना। तो बात है तब इनका जो डॉट, इनका जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है, कौन सा प्रोडक्ट बेटा, हम क्रॉस प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं। तो इनका जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है, देन दियर क्रॉस प्रोडक्ट, इनका क्रॉस प्रोडक्ट बोलिए चाहे वेक्टर प्रोडक्ट, ठीक है, इज रिप्रेजेंटेड बाई इनके जो क्रॉस प्रोडक्ट है उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, उसको रिप्रेजेंट हम करते हैं वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, वेक्टर ए क्रॉस। इसलिए देखो यहाँ पे देखो ना, इनको रिप्रेजेंट करते हैं तो क्या क्रॉस आता है ना, इसलिए इस प्रोडक्ट को हम क्या बोलते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट। एंड is given by इसको हमने कैसे डिफाइन किया बेटा, तो बोला गया कि अगर हमारे को दो वेक्टर, वेक्टर ए और वेक्टर बी है, तो इनका जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है, क्या होता है बेटा, क्रॉस प्रोडक्ट जो होता है, इसकी जो वैल्यू क्या होती है बेटा, इसका वैल्यू होता है ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड साइन थीटा, ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड साइन थीटा, और साथ साथ एक वेक्टर आता है, इसे बोलते हैं एन कैप। क्या बोलते हैं बेटा, ये किसकी वैल्यू होती है बेटा, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। दिखाने के लिए बता दीजिए कैसे वेक्टर से, ये आपका वेक्टर ए और ये है वेक्टर बी, और ये इनके बीच का एंगल क्या है बेटा, थीटा। क्या है, थीटा। समझ में आ रहा है सबको बेटा। तो वेक्टर प्रोडक्ट के बारे में हमने क्या सीखा बेटा, कि अगर दो वेक्टर्स का प्रोडक्ट करने पर कैसी क्वांटिटी मिले बेटा, वेक्टर की स्केलर वेक्टर क्वांटिटी मिले, तो इस तरह के प्रोडक्ट को हम क्या बोलते हैं बेटा, वेक्टर प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं, वेक्टर प्रोडक्ट। और इनको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। तो क्रॉस से रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए इसको क्रॉस प्रोडक्ट भी बोला जाता है। तो ए क्रॉस बी की वैल्यू क्या होती है बेटा, ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड साइन थीटा एन कैप। तो अगर ध्यान से बताओ फॉर्मूले में देखो, ए क्या है, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड, बी क्या है, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड, थीटा क्या है, वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल। क्लियर है, वो सारी बातें वही से। लेकिन ये एन कैप क्या है, ये एन कैप हमारे लिए है। क्योंकि ध्यान से बताओ सचो, यहाँ पहले क्या आती थी, पहले याद है ए बी कॉस थीटा था जब डॉट प्रोडक्ट करते थे, वहाँ पे कोई यहाँ पर वेक्टर इधर होता नहीं था, लेकिन यहाँ पे देख रहे हो इसके साथ एक वेक्टर आ रहा है, यूनिट वेक्टर है ना बेटा। तो इसका मतलब ये कैसी क्वांटिटी मिल रही है क्रॉस प्रोडक्ट करने पर, वेक्टर क्वांटिटी। तो यहाँ पे एन कैप के बारे में थोड़ा हम समझते हैं। तो जो एन कैप है वो क्या है बेटा, थीटा समझ में आ रहा है, थीटा क्या है बेटा, वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का छोटा वाला एंगल जब वो आउटवर्ड सेंस में हो, किस में हो बेटा, तो थीटा भी वही है बेटा। तो क्या लिखते हैं बेटा, वेयर, चलिए थीटा के बारे में लिखिए, थीटा के बारे में लिखिए। देखो थीटा क्या है बेटा, क्या एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, ठीक है बेटा। तो लिखिए थीटा एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। कौन सा, वही पुराना वाला जो पहले बताया था, छोटा वाला एंगल। कौन सा एंगल, छोटा वाला एंगल, जब किस सेंस में हो, आउटवर्ड सेंस में हो। देखिए थीटा क्या है बेटा, थीटा के बारे में सब लोग लिखिए, एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। अब एन कैप बारे में सोचते हैं, किसके बारे में सोचते हैं बेटा, एन कैप। ये एन कैप क्या है बताओ, कैप लिखा है तो कौन सा वेक्टर होगा, यूनिट वेक्टर। कैसा होगा, यूनिट वेक्टर। तो ध्यान रखिए बेटा, जो एन कैप होता है ये एक ऐसा यूनिट वेक्टर होता है जो ए और बी दोनों के क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। क्या होता है, परपेंडिकुलर। मतलब एन कैप इज अ यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, परपेंडिकुलर टू बोथ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। जैसे आप देखिए यहाँ पे
वेक्टर ए और बी क्या इस प्लेन में लाई कर रहा है ना, तो मतलब इस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा, इस प्लेन के। तो जैसे मेरा मार्कर दिख रहा है बेटा आपको, इस तरह से होगा बेटा, इस डायरेक्शन, या अंदर तरफ भी हो सकता है और या बाहर तरफ। क्लियर बेटा? तो यहाँ पे ए क्रॉस बी का डायरेक्शन कैसे होगा बेटा, इस प्लेन के परपेंडिकुलर, इस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। क्लियर? तो एन कैप क्या है बेटा, तो एन कैप के बारे में लिखिए, लिखो इट इज अ यूनिट वेक्टर। एन कैप के बारे में सब लोग लिखिए, एन कैप के लिखिए, इट इज अ यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। लिखिए बेटा, एन कैप क्या है, इट इज अ यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। क्लियर है? और इसको लिख देना बेटा, इसका लिखने मत और लिखना, या इसको ऐसे भी लिखते हैं, और इट इज अ यूनिट वेक्टर, और देखिए इट इज अ यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन, और इट इज अ यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। कंटेनिंग वेक्टर ए एंड वेक्टर बी कहने का मतलब है कि वेक्टर ए और वेक्टर बी जिस प्लेन में लाई करेंगे उस प्लेन के परपेंडिकुलर वेक्टर होता है, उस प्लेन के परपेंडिकुलर। क्लियर है यहाँ तक बेटा? ठीक, चलो यहाँ तक सही है, इसको रफ करें। तो ये बात तो क्लियर हो गई यहाँ तक, सही है। अब एक नोट करके एक बात लिखिए बेटा, इसके बाद क्या करिए आप लोग, नोट करके एक बात लिखिए, नोट करिए। अब नोट क्या है, एक्चुअली वेक्टर ए, वेक्टर बी और एन कैप होते हैं ना, वो इस तरीके से अरेंज होते हैं कि ये क्या फॉर्म करते हैं, ये राइट हैंडेड सिस्टम फॉलो करते हैं। क्या फॉर्म करते हैं, राइट हैंडेड सिस्टम। तो क्या बोला गया बेटा, वेक्टर ए, वेक्टर बी और एन कैप जो होता है वो आपस में इस तरीके से अरेंज होते हैं कि किसको फॉलो करते हैं, राइट हैंडेड सिस्टम को फॉलो करते हैं। किसको फॉलो करते हैं, राइट हैंडेड सिस्टम को। ठीक है, अब बात है सर राइट हैंड सिस्टम होता क्या है, ऐसे समझो सिंपल। जैसे क्या होता है, जैसे मुझे ए क्रॉस बी का डायरेक्शन निकालना ना, जो ए क्रॉस बी का डायरेक्शन होगा वही एन कैप है ना। तो बताओ ए क्रॉस बी का डायरेक्शन निकालने तरीके क्या होता है कि पहले अपने राइट हैंड के फिंगर्स को किधर रखेंगे बेटा, ए के डायरेक्शन में, किधर रखेंगे, ए के डायरेक्शन में। तो मुझे ए क्रॉस बी मतलब ए से कहाँ जाना है, बी, तो राइट हैंड के फिंगर्स को पहले ए के डायरेक्शन में रखिए, और ए से किधर जाना है बेटा, बी की तरफ जाना है ना। तो बी किधर है, ऊपर दिख रहा है ना बेटा, तो क्या इधर जाएंगे नहीं बेटा, तो ए से बी की तरफ जाओगे तो जो अपना थंब होगा वो किसका डायरेक्शन बताएगा बेटा, वो बताएगा ए क्रॉस बी। तो जो बताइए, ए की तरफ रखा हमने फिंगर्स को राइट हैंड के, और फिंगर को फोल्ड किधर करोगे, बी की तरफ। तो बी की तरफ जब फोल्ड करेंगे तो हमारा जो थंब हो रहा है किधर आ रहा है बेटा, क्या बाहर तरफ आ रहा है कि नहीं, किधर आ रहा है बेटा, बाहर की तरफ आ रहा है। तो इसका मतलब जो हमारा ए क्रॉस बी है उसका डायरेक्शन यहाँ पे किधर होगा बेटा, बाहर की ओर। किधर होगा बेटा, बाहर की ओर। क्लियर है यहाँ तक बेटा? या इसको वेक्टर फॉर्म में बोलोगे तो क्या बोल सकते हो, के कैप। क्या बोलेंगे, बाहर तरफ को क्या बोलते हैं, के कैप। याद है हमने आपको बताया था, जो आगे की तरफ यूनिट वेक्टर होता है आई कैप, ऊपर की तरफ जे कैप और बाहर की तरफ के कैप। क्लियर है यहाँ तक बेटा? तो लिखिए बेटा, नोट में लिखिए, वेक्टर ए कॉमा वेक्टर बी एंड एन कैप आर अरेंज्ड, vector a comma vector b and n cap are arranged in such a manner, that they form a right handed system. They form a right handed system. क्लियर है बेटा यहाँ तो? ठीक, तो इसके बारे में आप समझ पाए, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा आराम से, राइट हैंड सिस्टम मतलब समझ पा रहा हूँ कि अपने राइट हैंड के फिंगर्स को हम पहले वेक्टर के डायरेक्शन में रखेंगे, तो पहले से दूसरे की तरफ अपने फिंगर को फोल्ड करेंगे, तो जो थंब होगा वो किसका डायरेक्शन बताएगा बेटा, वो उन दोनों वेक्टर्स के क्रॉस का। जैसे हमने कह दिया कि मान लो हमारे को ये वेक्टर ए है, क्या है बेटा, वेक्टर ए, और मान लो ये वेक्टर बी है, ये वेक्टर बी है। तो मैं यहाँ पे थोड़ा कुछ बातें लिख रहा हूँ, पहला ए क्रॉस बी और दूसरा बी क्रॉस ए, और तीसरा इनके डायरेक्शन, इनके हम डायरेक्शन की चर्चा कर रहे हैं। तो बताइए ए क्रॉस बी का डायरेक्शन किधर होगा, पहले बताइए। अपना राइट हैंड लीजिए, राइट हैंड के फिंगर्स को क्या वेक्टर ए के डायरेक्शन में रखिए। ए से कहाँ जाना है बेटा, देखो ए से बी की तरफ जाना है, तो ए से बी की तरफ फोल्ड करिए, ए से बी की तरफ फोल्ड करेंगे, तो थंब किधर जा रहा है बेटा, क्या बाहर की तरफ जा रहा है कि नहीं बेटा। तो इसका मतलब ए क्रॉस बी का डायरेक्शन किधर होगा बेटा, बाहर की तरफ। तो बाहर की तरफ कैसे दिखाते हैं बेटा, उसको डॉट से दिखाते हैं। कैसे दिखाते हैं, आप डॉट भी बोल सकते हैं, और इसको आप के बोल सकते हो। और बताओ सेंस ऑफ रोटेशन कौन सा था, क्या ऐसे था कि नहीं बेटा, ऐसा। तो आप बोल सकते हो कि एंटी क्लॉकवाइज। तो तीनों तरह के सिंबल से यूज किया जाता है, ज़्यादातर आपके बेटा ये या ये इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। अभी वेक्टर है तो आप इसमें अभी इसका ही इस्तेमाल करेंगे, ठीक, क्लियर बेटा। अच्छा, अब बी क्रॉस ए किधर होगा बेटा, सोचो,
अपने राइट हैंड के फिंगर्स को पहले बी की तरफ लाओ, तो बी से क्या ऐसे मुड़ पाएंगे क्या? इसका मतलब गलती हो रही कुछ, तो फिर कैसे करना चाहिए? ऐसे करना चाहिए नहीं बेटा। तो क्या रखेंगे? बी से ए की ओर, बी से देखो बी से कहाँ जाना है? ए की तो राइट हैंड के फिंगर्स को इधर रखिए, पहले बी के डायरेक्शन में करिए, तो बी से किधर आना है? ए की ओर। तो बी से ए की ओर आएंगे तो थंब किधर जा रहा है बेटा? देखो थंब किधर जा रहा है? क्या अंदर तरफ है कि नहीं बेटा? अंदर तरफ को क्या बोलते हैं? अंदर तरफ को हम लोग क्रॉस से दिखाते हैं, या बोल सकते हैं माइनस के कैप। क्या बोलेंगे बेटा? सोचो बाहर तरफ प्लस के कैप तो अंदर तरफ माइनस के कैप, या आप इसको बोल सकते हो क्लॉकवाइज रोटेशन, ठीक है ना। तो जनरली हम यहाँ पर वेक्टर में ज़्यादातर आप इसका इस्तेमाल करोगे, ठीक है। इन दोनों का इस्तेमाल ज़्यादातर किया जाता है, इसका इस्तेमाल हम लोग बहुत कम करते हैं, बाकी कुछ बुकों में ऐसे भी दिखाया जाता है। पहले यहाँ तक सही है। तो क्या शायद आप लोग कि दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट लगे, क्रॉस प्रोडक्ट किया जाए तो उनका डायरेक्शन कैसे निकाला जाता है, ये आपको थोड़ा सा अंदाजा लग रहा है कि नहीं बेटा? तो इस तरीके से हम क्या निकालते हैं? ए क्रॉस बी का डायरेक्शन निकालते हैं। क्लियर है यहाँ तो बेटा? रफ करेंगे सब। चलो, तो ये तो बात आपको क्लियर है। अब थोड़ा समझ लेते हैं कि आई कैप, जे कैप, के कैप में क्या होता है। आई कैप, जे कैप और के कैप में क्या होता है, ठीक है। तो थोड़ा आई कैप, जे कैप, के कैप में हम समझ लेते हैं क्रॉस प्रोडक्ट कैसे होता है बेटा। देखिए आई क्रॉस आई, बताओ इसका मान कितना होगा? कहोगे सर आई का मैग्नीट्यूड 1, आई का मैग्नीट्यूड 1, इनके बीच का एंगल क्या जीरो होता है कि नहीं बेटा? साइन जीरो। अब ध्यान से बताओ साइन जीरो का मान क्या होता है? जीरो। क्या होगा? जीरो। तो इसके बाद अगर कोई एन कैप मान लीजिए वेक्टर, मुझे नहीं पता है कौन सा है, एन कैप लगा है, तो बताओ इसका मान तो जीरो होगा ना, तो कुल मिला के वैल्यू इसकी क्या आ जाएगी? क्या नल वेक्टर आ जाएगा ना बेटा? क्लियर है बेटा? इसका तो अगर हम दो सेम वेक्टर का अगर क्रॉस प्रोडक्ट ले रहे हैं तो उसकी वैल्यू क्या आएगी हमेशा? क्या वो नल वेक्टर आएगा कि नहीं बेटा? तो यहाँ से एक बात तो क्लियर हो गई सर कि सर आई का आई से क्रॉस लेंगे, या जे का जे से क्रॉस ले लीजिए, या के का के से क्रॉस ले लीजिए, अगर सेम दो वेक्टर्स हैं अगर उनका क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो हमेशा क्या आएगा? नल वेक्टर आएगा। क्या आएगा बेटा? नल वेक्टर। क्लियर है बेटा? तो सेम दो वेक्टर का अगर क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो क्या आएगा बेटा? नल वेक्टर। तो देख लेते हैं दो अलग अलग वेक्टर का करें, मतलब अगर आई जी का करें, सोचो आई क्रॉस जे, आई क्रॉस जी, तो समझिए बेटा। तो आई का मैग्नीट्यूड क्या होता है? 1, जे का मैग्नीट्यूड होता है 1। आई और जे, आई किसके लॉन्ग होता है? याद करो, आई होता है एक्स एक्सिस के लॉन्ग यूनिमीटर, जे क्या होता है? वाई के लॉन्ग यूनिमीटर। किसके लॉन्ग होता है? यूनिमीटर। और जेड के लॉन्ग यूनिट क्या होता है? के का। क्लियर? तो इनके बताओ, आई है एक्स के लॉन्ग और जे है वाई के लॉन्ग, तो इनके बीच कहेंगे कि 90 है कि नहीं? क्या है बेटा? 90। अब बताया सर एन कैप कैसे निकालेंगे, तो ध्यान से समझिए। तो थोड़ा सा समझाने के लिए मैं एक्स वाई और जेड एक्सिस बना रहा हूँ आपके लिए। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये जेड। जेड क्या ऐसे होता है ना, दिखाते ऐसे हैं, दिखाते इसको हम ऐसे, अदरवाइज ये होता है ऐसे बाहर की तरफ। किधर है बेटा? बाहर तरफ। तो ध्यान से बताइए, आई कैप मतलब एक्स के लॉन्ग, देखो ना एक्स के लॉन्ग। जे कैप मतलब इधर बताओ आई कैप होगा कि नहीं बेटा? इधर क्या होगा? जे कैप। और के कैप क्या बाहर तरफ होगा कि नहीं? तो बताओ आई कैप किसके लॉन्ग है? एक्स के लॉन्ग। जे कैप वाई के लॉन्ग। तो आई से जे जाओगे तो थंब किधर आ रहा है बेटा? क्या बाहर तरफ आ रहा है ना? तो बाहर तरफ मतलब के कैप, तो मतलब उस डायरेक्शन में आप ध्यान से देखिए। आई क्रॉस जे मतलब आई से किसकी तरफ जाना है? जे की तरफ। तो हमारा जो थंब है किसकी तरफ आ रहा है? बाहर की तरफ आ रहा है। किधर आ रहा है? बाहर की तरफ आ रहा है, मतलब के कैप। तो इसका मतलब इस डायरेक्शन में जो यूनिमीटर होगा क्या होगा बेटा? के कैप। तो अब ध्यान से बताइए इसका मान कितना आएगा? क्या के कैप आएगा कि नहीं बेटा? तो क्या याद रखेंगे बेटा? आई क्रॉस जे का मान क्या आ रहा है? के। ऐसे बताओ जे क्रॉस के लो, क्योंकि सर जे का मैग्नीट्यूड 1, के का मैग्नीट्यूड 1, इनके बीच का एंगल क्या होगा? 90 होगा कि नहीं बेटा? क्योंकि जे है वाई के लॉन्ग और के है जेड के लॉन्ग। अब बात करते हैं जे क्रॉस के में किधर होगा, एन कैप का डायरेक्शन किधर होगा? बताओ जे किधर होता है? वाई के लॉन्ग। किसके लॉन्ग? वाई। और के किधर होगा? जेड के लॉन्ग। ऐसे होगा ना बेटा? देखो ऐसे होगा ना, जेड के लॉन्ग के। तो बताओ यहाँ से मुझे वाई से जे से क्या किया जाना है ना, तो वाई से जेड जाना है, वाई से जेड। तो देखिए इधर से क्या इधर जाना है कि नहीं? वाई से जेड। तो अपना थंब किधर आ रहा है? ध्यान से देखिए, थंब किधर आ रहा है? थंब क्या आगे तरफ आ रहा है कि नहीं बेटा? थंब किधर आ रहा है? आगे की तरफ। क्लियर है? इधर सीधा जाएंगे तो एक्स के लॉन्ग आ रहा है। किसके लॉन्ग आ रहा है? तो एक्स के लॉन्ग जो यूनिट वेक्टर होता है वो क्या होता है? आई कैप। तो इसका मान किसके होगा? तो इसका मान आएगा आई। तो हर बार थोड़ा ऐसे देखो, हाथ घुमाने में काफ़ी दिक्कत हो रही है सर, कैसे घुमाएंगे ये वो, जे कैप, के कैप। तो इसको निकालने का एक छोटा तरीका होता है। क्या होता है बेटा? साइक्लिक ऑर्डर। उसको आप याद रखिए। क्या है बेटा? आप ऐसे याद रखिए, आई कैप, जे कैप, के कैप। ऐसे याद रखिए कि अगर ये साइक्लिक ऑर्डर में चलेंगे, किस में चलेंगे बेटा? साइक्लिक ऑर्डर में चलेंगे, तो इनका मान हमेशा बचे हुए वेक्टर के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? बचे हुए। साइक्लिक ऑर्डर समझो, क्लॉकवाइज मतलब, ठीक है ना। अगर ये साइक्लिक ऑर्डर में चलेंगे तो जिन दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट ले रहे हैं तो उनका मान हमेशा किसके बराबर होगा? जो तीसरा बचा हुआ वेक्टर होगा उसके बराबर होगा, इन तीनों में, ठीक है। लेकिन अगर अपोजिट डायरेक्शन होगा तो माइनस टाइम्स ऑफ बचा हुआ वेक्टर, माइनस टाइम्स ऑफ बचा हुआ वेक्टर। ऐसे समझो, जैसे यहाँ पे पूछ लिया आई क्रॉस जे, तो क्या बोलोगे बेटा?
क्या साइक्लिक ऑर्डर में चल रहे हैं? हाँ सर, आई से जे, तो बचा हुआ मतलब के बराबर होगा, इसका मान किसके बराबर होगा? के। ऐसे बताओ अगर मैंने बोल दिया जे क्रॉस के, जे क्रॉस, तो कहाँ से जा रहा हो बेटा? जे से के, ऑर्डर से याद करो आई जे के, क्या जे से के सही ऑर्डर में है? तो बचे हुए के बराबर होगा, बचा हुआ क्या है? आई के। लेकिन अगर सोचो इसी को बोल दिया आई क्रॉस के, क्या बोल दिया? अब सोचो, याद करो, आई जे के आई, के क्रॉस आई होता तो जे होता, के क्रॉस आई होता तो जे। बताओ ये आई क्रॉस जे इसका उल्टा हो गया ना, तो माइनस आ जाएगा। क्या होगा बेटा? माइनस में जे के। अब यहां भी देख लीजिए बेटा, सोचो के क्रॉस आई होता तो जे होता, लेकिन आई क्रॉस जे क्या इसका उल्टा हो गया ना, इसलिए माइनस से। तो ध्यान रखना, अगर साइक्लिक ऑर्डर में चलेंगे तो जब बचा हुआ जो होता है उसके बराबर होता है यूनिट का मान। अगर उसका उल्टा हो गया तो माइनस टाइम्स ऑफ बचे हुए यूनिट का, माइनस टाइम्स ऑफ जो बचेगा यूनिट है उसके बराबर। मतलब हम किस में बात कर रहे हैं? आई जे के में। क्लियर है यहाँ तो बेटा? तो यहाँ तक बातें आज आपको क्लियर रहेंगी नहीं बेटा? तो अगर बोले तो आज की क्लास में हम लोग यहीं तक करते हैं, आगे की जो क्लास हम लोग कल कंटिन्यू करेंगे। तो वहाँ पे हम क्या पढ़ेंगे बेटा? इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे बेटा। तो कल हम लोग की वेक्टर की आखिरी क्लास होगी बेटा, ठीक है? तो आज की क्लास यहीं पर ओवर करते हैं।